नमस्कार सभी को। हाँ, कल हमने जो पढ़ा था कल हमने फेराडे लॉ के बारे में पढ़ा था। फेराडे लॉ के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फॉर्म पढ़े थे, ठीक है। अब उसके बाद देखना है अगला टॉपिक है नया, स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। और एक आएगा स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, आगे कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। अब समझना होता क्या है, ये स्वप्रेरण होता क्या है, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था फेराडे के नियम के अंदर, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो एक कोइल है, ठीक है, मान लो ये कोइल है, ये कोइल है, कोई सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। और जब हम इसके पास में कोई मैग्नेट ला रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा था, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस कॉइल से होकर पास हो रही थी, ठीक है। और जब फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा था, फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा था, तब उस समय इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रही थी, कुछ इस प्रकार से एक करंट प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया था जिसको हमने, उस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। अभी देखना, तो प्रेरित धारा और एक यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया था, ठीक है। तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल कौन उत्पन्न कर रहा था, इस कॉइल के अंदर कोई एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, और वो क्या है, एक मूविंग मैग्नेट है, ठीक है, जो कि पास में आ रहा है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर था, चुंबक, जो कि पास में आ रहा था, जिसके कारण फ्लक्स में चेंज हो रहा था, और इस क्लोज्ड सर्किट बंद परिपथ के अंदर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। तो किसी और फैक्टर के कारण ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस हो रहा था। अब सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, खुद कॉइल के अंदर ही एक ऐसा फैक्टर मौजूद होगा जो कि इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बाहर से कोई हम फैक्टर, कोई भी बाहर का एजेंट नहीं होगा ईएमएफ और करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो देखना, तो इंटरनल ही होगा, और वो क्या होगा, एक सोर्स, सिंपल सा एक बैटरी है, ठीक है, ये रही एक बैटरी, ठीक है। इस बैटरी को हमने इस कॉइल के साथ में जोड़ दिया, हमने यहाँ पे कॉइल ले लिए, 1 2 3 4 टन है, इसके अंदर 4 फेरे हैं, कितने भी फेरे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सोर्स जोड़ दिया, अब इसके अंदर एक करंट बन रही है, सोर्स है तो सोर्स से करंट निकलेगी, एक आई करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो हो रही है परिपथ के अंदर, ठीक है। अभी इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से आया, कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ देखना यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, जैसे ही करंट यहाँ से होकर फ्लो होगी, अब ये ऐसे 1 2 3 4 4 राउंड है, और करंट ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इस लाइन के अलोंग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इस कॉइल से होकर पास हो रहा है, मतलब बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से होकर गुजरेगी। अब देखो यहाँ पे, तो फ्लक्स उत्पन्न हो गया, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो हुआ क्या, आप देखना, तो सोर्स के कारण एक करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, और जब ये करंट फ्लो होती है तो इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब देखना, अब जब हम करंट को परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल है ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फाई भी जो है वो चेंज होने लगेगा, और जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है किसी भी बंद परिपथ के अंदर से, तो हम जानते हैं फेराडे के नियम के अनुसार उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। तो प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी, यहाँ पे देखना इधर, ये प्रेरित धारा की दिशा हो गई, ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई यहाँ पे, ये देखो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई,
वो मूल धारा, ये जो आई है वो क्या है, मूल धारा है, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आई है वो क्या है, प्रेरित धारा है। तो जो प्रेरित धारा है वो क्या होगी, मूल धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। इस दिशा में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो प्रेरित धारा मूल धारा का क्या करेगी, विरोध करेगी। ये फेराडे ने, लेंज ने बोला था, ठीक है। तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसी घटना को हम स्वप्रेरण की घटना कहते हैं, ठीक है। बस और कुछ नहीं है। तो कुंडली के खुद के कारण ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसको स्वप्रेरण कहते हैं। कुंडली खुद से प्रेरित होकर प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रही है। यहाँ पे फिर से बस मान लेना, तो जब भी किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली धारा जो है उसमें परिवर्तन होता है, तो उस बंद परिपथ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें भी परिवर्तन होगा और फलस्वरूप इस बंद परिपथ के अंदर एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। अब ये धारा विपरीत दिशा में होगी। अब देखना, ये धारा ऐसे थी मूल धारा, तो प्रेरित धारा कुछ इस प्रकार से होगी कि उसका फ्लक्स इस दिशा में बनेगा, इस फ्लक्स की विपरीत दिशा में इस प्रेरित धारा का फ्लक्स बनेगा और वो उसका क्या करेगा, बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगा। और बस यही होता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। तो इससे हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखना, यहाँ पे देखना, आगे देखना, तो जब धारा में हमने मान लो बढ़ोतरी करी, धारा को बढ़ाया, तो क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो गया, बढ़ गया, चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ गया, ठीक है। तो जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी उतनी ज्यादा यहाँ से फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है वो धारा के क्या होता है, यहाँ पे समानुपाती होता है। जो मूल धारा प्रवाहित हो रही, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे उतना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं हम, तो फाई इज इक्वल टू आ जाता है एल इंटू आई, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह क्या है, यहाँ पे समानुपाती का एक स्थिरांक है कैपिटल एल, और इसी कैपिटल एल को हम बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं इस कैपिटल एल को। और है क्या, एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं। एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, फाई बी अपॉन आई। मतलब जब किसी बंद परिपथ में एकांक धारा प्रवाहित की जाती है तब जितना चुंबकीय फ्लक्स उसके अंदर उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, याद रखना। ये 12th क्लास के अंदर तुमने पढ़ भी रखा है पूरा टॉपिक। अब देखना आगे, एक और चीज, एक और फॉर्मूला हम इसका निकालेंगे। अब हम जानते हैं फेराडे के नियम से, फेराडे के सेकेंड नियम से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई बी का मान लिख सकते हैं। फाई बी इज इक्वल टू क्या है, एल इंटू आई, ठीक है। अब देखना, एल तो एक कांस्टेंट है, आई धारा है, उसमें परिवर्तन हो सकता है समय के साथ में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस का एल और डी आई अपॉन डी टी। तो एक कॉइल के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है, स्वप्रेरण की जो घटना होती है, उस दौरान इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके अंदर उत्पन्न होता है। किसी भी कॉइल के अंदर इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। एल जो है वो कॉइल का स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। ये कॉइल के कुछ फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसकी मोटाई के ऊपर, उसकी लेंथ के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ से L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और देखो L इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, यदि यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी
इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। ठीक है, अब देखना डी बाई डी टी क्या है, धारा में समय के साथ में परिवर्तन की दर। यदि धारा में परिवर्तन ये जो हो रहा है यहाँ पे हम धारा को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो परिवर्तन की दर अगर एकांक हो, यूनिट हो, तो उस टाइम L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो L इज इक्वल टू ईएमएफ। तो उस समय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसी को हम उस कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो L इज इक्वल टू ईएमएफ और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो ईएमएफ ही एक तरह से हम कह सकते हैं इसका कोयल का स्व प्रेरण गुणांक होता है। ठीक है, या स्व प्रेरकत्व होता है। अब देखना इसके बाद एक और चीज देखना। अब ये जो प्रेरित धारा है, ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वो इस मूल धारा जो फंडामेंटल करंट है, मूल धारा है, उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक है, तो इस प्रेरित धारा के विपरीत दिशा में हमको इस मूल धारा को परिपथ में बनाए रखने के लिए एक बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से करना पड़ेगा, इस सोर्स की सहायता से यहाँ पे बाह्य कार्य किया जा रहा है। ठीक है, और यही जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो इस कॉइल के अंदर जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी कहलाएगी एक इंडक्टर की एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, तो कितना होगा उस एनर्जी का मान वो हम फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी उस वर्क डन की इक्वल होगी जो वर्क डन इस इंड्यूस्ड करंट के अगेंस्ट इस मूल धारा को प्रवाहित करवाने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो प्रेरित धारा तो इसका विरोध कर रही है, तो हो सकता है इस धारा का मान कम हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बैटरी की इंटेंसिटी मतलब इसकी वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि इस करंट को परिपथ में बनाए रखें कांस्टेंट कुछ। ठीक है, तो एक वर्क डन करना होगा हमको यहाँ पे। ठीक है, और वो वर्क डन क्या होगा, ठीक है, वो वर्क डन होगा, हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एक मिनट इधर देखो, पोटेंशियल वाला जो चैप्टर तूने पढ़ा हो 12th क्लास के अंदर, तो एक ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, एक काम घनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, या फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्यू इंटू वी, W बराबर क्यू इंटू वी। हाँ, अब देखना है इधर, तो यहाँ पे जो W है वो क्या है, यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है सोर्स के द्वारा वो। ठीक है, इसको हम आगे, अगर एक छोटी सी करंट DI करंट है, DT टाइम के लिए हम उसको बनाए रख रहे हैं परिपथ में, तो वर्क डन भी छोटा ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वर्क डन है कुछ इस प्रकार से DW। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब V विभवांतर है, अब यहाँ विभवांतर का काम कौन कर रहा है, EMF। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे EMF और V की जगह हमने लिख दिया DV। ठीक है, DV, यहाँ पे जो पोटेंशियल हम इंक्रीज कर रहे हैं करंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सॉरी, V की जगह तो EMF लिख दिया, और Q जो है ना, Q की जगह हम क्या लिख देंगे, DQ लिख देंगे। DQ क्या है, एक चार्ज है जो चार्ज बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आवेश प्रवाहित होगा तभी तो इसमें धारा बनेगी। ठीक है, अब देखना आगे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, DW इज इक्वल टू EMF, और DQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू DT, I इंटू DT। ठीक है, अब देखो आगे, तो DW इज इक्वल टू, और ये मैग्नीट्यूड लेना है हमको यहाँ पे। ठीक है, वर्क डन, ये EMF का मैग्नीट्यूड ले रहा है। अब देखो EMF का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, तो EMF का मैग्नीट्यूड क्या होगा, माइनस हटा दो, L इंटू DI बाई DT, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जगह L इंटू DI अपॉन DT इंटू क्या है DT। अब देखो DT से DT कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया, DW इज इक्वल टू L, हाँ और कुछ रहा तो नहीं यहाँ पे, I था, ये I इंटू DT है। ठीक है, I इंटू DT। ठीक है, DT से DT कट गया, तो L इंटू I इंटू
पीछे क्या है डी आई। अब देखना यहाँ पे डी डब्ल्यू वर्क डन है, यहाँ डी आई है, ये तो छोटा सा वर्क डन है करंट को बनाए रखने के लिए। अब टोटल करंट को बनाए रखना है ज़्यादा देर तक, टी टाइम तक मान लो, तो उस समय टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, हम इधर इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। और करंट कितनी, 0 से लगाकर मैक्सिमम करंट I0 तक परिपथ में प्रवाहित करने या बनाए रखने के लिए टोटल वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, डब्ल्यू आएगा इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब देखना आई का इंटीग्रेशन होगा अंदर जाके, ठीक है, तो यहाँ पे आई अंदर लिखेंगे हम, आई इंटू डी आई, ठीक है। अब देखो आई का इंटीग्रेशन करते हैं हम तो क्या आता है I²/2, लिमिट लगा देंगे आई 0 से लगाकर I0, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, W बराबर L और I0 का स्क्वायर बाय 2, और यही वर्क डन जो है वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है इस इंडक्टर के अंदर, इस कॉइल के अंदर। तो U बराबर क्या हो गया 1/2 L इंटू I0 का स्क्वायर, ठीक है। ये है एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल, ठीक है। कोई भी कुंडली है, इंडक्टर जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इतनी ऊर्जा संचित होगी, ठीक है। चुंबकीय ऊर्जा कह सकते हैं हम इसको 1/2 L इंटू I0 का स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है कैपेसिटर के अंदर हाफ CV स्क्वायर उसके इक्विवेलेंट है, तुल्य है। वहां पे कैपेसिटर होता है तो C लिखते हैं, यहाँ इंडक्टर है कॉइल है तो L लिखेंगे, वहां पे V का स्क्वायर होता है, यहाँ पे I0 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो है अपना सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक था। अब देखना इसके बाद जो है हम एक सोलेनॉइड जो होता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अपना अगला टॉपिक है। हाँ, अब देखना परिनालिका सोलेनॉइड जिसको हम कहते हैं उसका हमें सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो परिनालिका क्या होती है, 12th क्लास में पढ़ा है तुमने, एक इंसुलेटर ट्यूब होती है, एक नलिका होती है, नली है एक, ठीक है, ट्यूब है, कुचालक पदार्थ की बनी हुई है, उसके ऊपर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे लपेट दिए जाते हैं, बहुत सारे फेरे जो है वो लपेट दिए जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था हो जाती है, ये जो व्यवस्था बनी है, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। ये मूल धारा है और जो इसके विपरीत उत्पन्न होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे, उसको हम प्रेरित धारा कहेंगे जो विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी यहाँ पे, ठीक है। वही ये क्लोज्ड सर्किट है, नीचे से जो है बैटरी वगैरह सोर्स वगैरह जुड़ा हुआ है। अब इसका हमें स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है, सेल्फ इंडक्टेंस का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब देखना इधर देखना, तो हमें पता है कि स्वप्रेरकत्व जो होता है उसका जो नॉर्मल जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमने पढ़ा था, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है एल इंटू आई, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा फाई अपॉन आई, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो इस परिनालिका से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है उस फ्लक्स का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें पता करना होगा, वो यहाँ पे रख देंगे और धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका भाग दे देंगे तो हमको एल का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए वेक्टर, मान लो एरिया वेक्टर इसका ए वेक्टर है तो बी डॉट ए, ठीक है। अब बी वेक्टर इस तरफ है ये चुंबकीय क्षेत्र, और इस कॉइल के जो टर्न्स है उनका ए वेक्टर भी इधर ही है, मतलब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो बी ए कोस 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आएगा बी इंटू ए, तो फाइव बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब देखो बी का मान क्या होता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड,
अब जो सोलेनोइड होता है उसकी एक्सिस के अलाउंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड, ठीक है, क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एन आई, ठीक है, पढ़ा है तुमने 12th क्लास के अंदर, जो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें धारा प्रवाहित करवाने पर वो होता है B बराबर म्यू जीरो इंटू एन आई, और इसी को हम आगे लिखते हैं B बराबर म्यू जीरो इंटू कैपिटल N अपॉन L इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे जो N है ना वो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, इस स्मॉल n को हम क्या बोलते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और कैपिटल N क्या है, इस कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये ऐसे बहुत सारे टर्न्स लपेटे हुए हैं, वो कैपिटल N है, ठीक है, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, फेरे, कुल फेरे हैं, ठीक है। तो ये हो गया B का मान, ठीक है। अब इधर देखना, ये मैग्नेटिक फील्ड है इन सोलेनोइड, ठीक है, ठीक है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन, यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चलो ठीक है, बी का मान लिख दिया हमने, अब फ्लक्स का मान लिख रहा हूं मैं, देखना इधर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5B इज इक्वल टू B इंटू ए। अभी जो फ्लक्स है ना वो फ्लक्स एक फेरे से गुजरने वाला है, प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच टर्न, ठीक है, प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, 5B इज इक्वल टू B इंटू ए, ठीक है, और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स अगर हमें चाहिए तो देखो, ये तो एक टन से जो फ्लक्स निकल रहा है ना उसको तो हम लिख देंगे 5 इज इक्वल टू B इंटू ए, लेकिन एक टन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारे टन है, तो मान लेते n टन से, तो उस टाइम हम क्या लिख देंगे, 5B इज इक्वल टू N इंटू B इंटू ए, ये टोटल फ्लक्स हो गया, यही हमें चाहिए, क्योंकि टोटल EMF हमें निकालना है, L निकालना है, तो टोटल फेरे आने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दो बस, तो देखो मान रखने से क्या हो रहा है, अब देखो इधर, तो 5B इज इक्वल टू एन इंटू बी, बी का मान क्या है, म्यू जीरो इंटू एन बाय एल इंटू आई, ठीक है, इंटू ए, तो ये हो गया म्यू जीरो इंटू एन एन स्क्वायर और आई इंटू ए अपॉन एल, ये 5B हो गया, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मान समीकरण 1 के अंदर रख दो, ठीक है, तो पुट इट इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए बाय एल, और साथ में नीचे क्या है, I, करंट I है, ठीक है, ये L। अब देखो I से I कट गया तो क्या आ गया हमारे पास, L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। ये जो है हमारे पास स्व प्रेरकत्व का मान आ गया, ठीक है, किसके लिए, परिनालिका के, तो सोलेनोइड के लिए स्व प्रेरकत्व का मान होता है L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल। तो ये देखो सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मीडियम के ऊपर, एक नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एक उसका एरिया के ऊपर, कितना एरिया घेर रहा है कोइल्स जो है वो, और L इसकी लेंथ जो है, ये L लेंथ है इसकी, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर है ये A वेक्टर मान लो, ठीक है। तो ये स्वप्रेरकत्व का मान हमने ज्ञात किया है सोलेनोइड के लिए। उसके बाद एक और चीज जो है हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इस सोलेनोइड के अंदर जो एनर्जी स्टोर है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखना कैसे, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है। तो मान रख दो, ये L का मान रख देंगे हम यहाँ पे 1/2, देखना इधर L का मान क्या है,
म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है, इंटू आई का स्क्वायर। अब देखना करंट की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम, करंट जो है हम यहां से निकालेंगे। बी इज इक्वल टू क्या था, इधर देखो, बी इज इक्वल टू है म्यू जीरो एन बाय एल इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू एल अपॉन म्यू जीरो इंटू एन। ये करंट की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू एन का स्क्वायर। अब देखो क्या कट रहा है, म्यू जीरो से म्यू जीरो कट गया एक बार, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, तो ये जो u है इसका मान क्या आ गया 1/2, ठीक है, बी स्क्वायर, एल से एक एल भी कट गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आ गया ये 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और एक और चीज यहाँ पे देखना, बी आई का स्क्वायर हो गया, ठीक है, एरिया भी बच रहा है यहाँ पे, एक एरिया और एक लेंथ ए इंटू एल, ये चीज बच रही है, ठीक है। अब देखना इधर, तो ए इंटू एल क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इजिकल टू क्या आ गया 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आयतन है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई क्या होता है आयतन, तो ये है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान हो गया, ठीक है। तो जो किसी सोलेनोइड के अंदर एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट होती है, ये फॉर्मूला